हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं लेसन 2। पार्ट का नाम है जनसंख्या, घनत्व और वितरण। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, छोटे आंसर है, बिल्कुल छोटे मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब आप अगर वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने मिलेंगी पुस्तक में, और पुस्तक के ही क्वेश्चन आंसर को मैंने कवर किया है। ठीक है, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, ऑप्शनल हो, और चाहे वो विस्तार से लिखने वाले हों। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला है, देखो लघु जी ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके सबसे पहले कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका आंसर है अफ्रीका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब होता है कम जनसंख्या वाला। ठीक है, तो वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में कम जनसंख्या नहीं है ना, सघन है। सघन मतलब होती है घनी, ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है, अभी मैं आपको अंदर ही बताऊंगा आगे वीडियो में कि अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक क्या है। जी प्रवास के हैं ना, लोग जगह छोड़ते हैं ना, किन किन कारणों से। ठीक है, वही कारक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है कि जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। यह बिल्कुल आपका सही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया गया है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताइए। भौगोलिक बताना है। भौगोलिक के एक्चुअली में क्या होता है, फिजिकल, यानी चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो कारक है ना, वो बताना है। तो देखो तीन कारक हैं, एक तो जलवायु की वजह से, एक तो जगह यानी भू आकृति की, जगह की आकृति कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है या सीधी है, जल की प्राप्ति है कि नहीं है। ठीक है, देखो जलवायु, अगर आपने देखा होगा कि ध्रुवीय और मरुस्थलीय रेगिस्तानों में और जहाँ बर्फ ही बर्फ हो वहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, मतलब बहुत ही कम। और शीतोष्ण प्रदेशों में जहाँ पर क्या जलवायु ठीक रहती है, सही, वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है ना बच्चों। अगला है भू आकृति। तो भू आकृति में पर्वत और पठारी क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और जल की प्राप्ति, तो नदी घाटी संसार में सर्वाधिक सघन बने वो क्षेत्र हैं, जैसे कि नदियों के किनारे आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े शहर हैं वो सब नदियों के किनारे ही हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे मुंबई हो। मुंबई भी एक जो है समुद्र के किनारे ही है ना, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, बनारस हुआ। ठीक है, जितने भी संगम हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो सब नदियों के किनारे हैं। कोलकाता हुआ, पटना हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं। देखो उच्च संख्या की घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों। मतलब विश्व में ज़्यादा जनसंख्या वाले अनेक क्षेत्र हैं और कम जनसंख्या वाले कम हैं, ऐसा क्यों होता है। तो भैया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या वहीं रहती है जहाँ सुविधाएं सही रहती हैं। ठीक है, तो विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है। ठीक है, तो भूमि समतल है, उपजाऊ है, जल की व्यवस्था है, खनिज मात्रा भी उपलब्ध है जहाँ पर, तो वहाँ जनसंख्याओं का उच्च घनत्व पाया जाता है। मतलब ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, घनत्व मतलब क्या होता है कि घनत्व एक्चुअली में ये हुआ कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर, मैं आपको बताऊं 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बन गया। इस एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, वो हो गया जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या अगर कम जनसंख्या निवास करती है तो वो जनसंख्या कम घनत्व हुआ, और ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है तो जनसंख्या ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन कौन से। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक, मतलब जनसंख्या कैसे चेंज होती है, किन किन घटकों के द्वारा। तो भैया जन्म दर। ठीक है, जन्म दर ज़्यादा होगी जनसंख्या ज़्यादा होगी। मृत्यु दर, तो मृत्यु दर अगर ज़्यादा होगी तो जनसंख्या कम होगी। और प्रवास, जहाँ लोग पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जनसंख्या परिवर्तन होती है एक जगह से दूसरी जगह की। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में अधिकतर जो है प्रवास के व्यक्ति ही हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। लोगों के पास रोजगार नहीं होता, दिल्ली मुंबई चले जाते हैं, जैसे वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो प्रवास भी एक जो है अफेक्ट डालता है कहीं जनसंख्या कम या ज़्यादा होने में। बच्चों अब आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, अंतर स्पष्ट करें किस किस के बीच में, जन्म दर और मृत्यु दर। तो बच्चों इसको बहुत ईजी आप समझ सकते हैं आराम से। देखो कैसा होता है। सबसे पहले जन्म दर में पहला पॉइंट देखिए, एक साल में यानी एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के ऊपर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, वो जन्म दर हो गई। और एक ही वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर कितने व्यक्ति जो मरे हैं, मरने वाले लोग हैं, वो आपकी मृत्यु दर हो गई। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, जन्म दर मृत्यु दर से अगर अधिक हो जाए तो धनात्मक वृद्धि है, और मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि है। ठीक है, तीसरा है इसको प्रभावित, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षा, विवाह और जीवन स्तर। ठीक है,
शिक्षा, विवाह और जीवन स्तर। और मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक है स्वास्थ्य सुविधा, खाद्यान्न का अभाव। स्वास्थ्य सुविधा खराब हो तो मृत्यु दर तो अधिक होगी ही है ना, और खाद्यान्न का अभाव, खाने पीने की कमी हो तो भी आपको जो है मृत्यु दर झेलनी पड़ सकती है। अगला है प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक जो कारक जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जिन कारणों से जनसंख्या प्रवास करती है, मतलब पलायन करती है एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं। तो देखो भैया, दूसरा देखो, इसमें प्रतिकर्ष कारक से क्षेत्र की जनसंख्या आकार छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा होता है। जैसे कि आपके यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो वहां जनसंख्या नहीं ठहरेगी, दूसरी जगह चली जाएगी, तो वहां की जनसंख्या कम होगी। अब अपकर्ष कारक में दूसरा पॉइंट देखो कि अपकर्ष कारक से क्षेत्र की जनसंख्या आकार बढ़ता है। ठीक है, जहां रोजगार होगा तो वहां जनसंख्या ज्यादा होगी, शहरों में इसलिए तो जनसंख्या ज्यादा रहती है। प्रतिकर्ष कारक में पहला उदाहरण देखो क्या है कि बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदा और महामारी। और इसमें उदाहरण है आपके रोजगार, शांति, स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्तम जलवायु। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है आपके विस्तार से समझाइए। तो देखो बच्चों, लगभग 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। इतना ईजी है, आराम से आप समझ जाएंगे, समझ लें बस। ठीक है, लिखना तो हमको अपने मन से ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो मैंने आपको तभी बताया था, इससे पहले वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न थे ना, 3 कारक हैं, भौगोलिक है, ठीक है, जलवायु, भौगोलिक, अच्छा वो तो भौगोलिक की थी ना, कि जलवायु, पानी की कमी, पानी की बढ़ोत मतलब उपलब्धता। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला है भौतिक, भौगोलिक कारण, कि वहाँ के आसपास की इन्वायरमेंट, जलवायु, पानी की व्यवस्था है, क्या है कैसा नहीं है, फिजिकल है ना। तो अब सबसे पहले आपको लिखना है भौगोलिक कारक जो है जलवायु, घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक में पहला पॉइंट है कि जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अतः जनसंख्या का बचाव नदी घाटी क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, समतल और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आप उबड़ खाबड़ जगह पे रहेंगे कि समतल जगह पे। तीसरा पॉइंट है कि उत्तम जलवायु वाले भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब सहारा रेगिस्तान में तो कोई रहने नहीं जाएगा ना, या थार की मरुस्थल में अगर उसको रहने का मौका मिलेगा तो वो अच्छी जलवायु में रहना चाहेगा, जहाँ पर न गर्मी है न ठंड है। दूसरा है जलवायु घनत्व को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित, अर्थ, धन। खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जहां पर लोगों को उपलब्धता हो खनिज, खनिज मतलब एक्चुअली में जहां पर काम, जहां पर उनको चीज़ों की उपलब्धता हो जाए। दूसरा देखो, उद्योग जहां अधिक होंगे वहां भी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता है, तो उद्योग जहां जहां ज़्यादा होंगे वहां भी लोग अधिक जनसंख्या होगी। जहां परिवहन की सुविधा हो वहां अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और जहां मनुष्य की आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो वहां, आधारभूत मतलब जो आपकी दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ें आती हैं काम में, जैसे पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, खाने के लिए भोजन वगैरह, तो जहां प्राप्त होंगे वहीं तो रहेंगे हम। ठीक है, तो आर्थिक कारक। अगला हो गया सामाजिक कारण, जो छोटा भी है, इजी भी है, 150 शब्दों में कंप्लीट है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक इस प्रकार हैं कि सामाजिक और राजनीतिक शांति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या और जहां पर क्या है, सामाजिक और राजनीतिक शांति बनी रहे। ठीक है, अब आप देखते हैं कई देशों में जो है वहां कब्जा कर लेते हैं, सेना ने कब्जा कर लिया, ऐसा वैसा, कहीं पे जो है आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। तो इस प्रकार से देश में राजनीतिक अशांति फैल जाती है, तो लोग भी वहां से छोड़कर भागने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसके 3 रीजन है, भौगोलिक कारक है, ठीक है, आर्थिक कारक है और सामाजिक कारक है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण, सुनो ध्यान से। अब जनांकीय संक्रमण है क्या, तो सुनो। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी हो सकती है, किस लेवल से ये जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था क्या बोलती है, देखो बच्चों, प्रथम अवस्था में, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है। उच्च है ना, प्रजननशीलता भी होती है और मृत्यता भी होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनापूर्ति में होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है और समय के साथ यह घटती रहती है।
इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष होता है। लोगों का रुझान शिक्षा की ओर होने लगता है। तृतीय अवस्था कहती है कि इस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों ही तेजी से घट जाते हैं। इसलिए जनसंख्या या तो तेजी से बढ़ जाती है या मंद गति से बढ़ जाती है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाले जितने भी चैप्टर होंगी अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए, तो वो मैं पहले भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर, जल्दी।